जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाज़मों की बहुत सारे मसले हैं जिनका कोई सल्यूशन नहीं मिलता, और ऐसे में अलग अलग एसोसिएशंस बनाए गए हैं। सभी लोग अपने अपने एसोसिएशन बना के लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन परिणाम जो है वो भी सही से निकल कर नहीं आता। और अब ये सारे सरकारी मुलाज़िम जो अलग अलग एसोसिएशंस के जो प्रधान थे वो अब एक मंच पे आए हैं, और इन्होंने इस मंच का नाम रखा है JKUT एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट। इनका क्या मोटिव है, क्यों एक मंच पर आए हैं, इनसे बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं भूपेंद्र सिंह, जो चेयरमैन है इसके। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, पहले तो मकसद बताएं कि आप सारे लोग एक मंच पर आए हैं, ये मकसद बताएं। देखिए, जम्मू कश्मीर के कर्मचारी वैसे भी तो इकट्ठे हैं सारे, 5.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं। पूरी मेहनत और लगन से अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर हमारा समाज, हमारा देश, हमारी रियासत अगर मजबूत है, सरकारें तो बातें करती हैं, वो तो ऐसी कमरों में बैठती हैं, वो तो काम नहीं करते ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे तो हमारे कर्मचारी काम करते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हैं। अभी कोरोना के दौर में आपने देखा हमारे कितने कर्मचारी अपने बच्चों, परिवार की परवाह ना करते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों को मिलता कुछ नहीं है। अपने वेतन के लिए भी हर कोई काम, आप हैं, हम हैं, कोई भी संसार के अंदर है, वो इसलिए कोई काम करता है कि उसको कम से कम 30 दिन के बाद उसको वेतन मिले, जो सबसे बड़ी चीज़ है। और जम्मू कश्मीर के अंदर और कोई रिसोर्स ही जहाँ पे नहीं है नौकरियों के अलावा, जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, टूरिज्म इतना नहीं है जहाँ के जैसे बाहर की स्टेट्स की तरह। जहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नौकरियों के ऊपर ही डिपेंड है। और पढ़ लिख के इंजीनियर की ट्रेनिंग करना, फिर लगना 3-4 हज़ार पे। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करके कंट्रेक्चुअल पे लगना है। MA MEd करके PhD करके NYC में लगना है, रैबरे खेल में लगना है। यानी एक सोचने वाली बात है। और 70 सालों से जहाँ पे यही होता आ रहा है। और एक हमने सोच बनाई सबने कि क्यों ना हम मिल के अपने हक के लिए लड़ें। हमारी लड़ाई जो है वो अपने इज्जत, मान, सम्मान और डिग्निटी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा ये हाल हो रहा है, तो हम जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये सरकारें उनको नौकरियां देंगी। क्योंकि ये चुनाव के समय में एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, मगर एक सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए कोई दल किसी से भी मिल सकता है, खून चूसने के लिए पूरी रियासत के लोगों का, कर्मचारियों का खास करके। तो हमने एक सलाह मशवरा किया कि क्यों ना हम लोग इकट्ठे होके अपने हक के लिए, अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ें। और इसमें हमने 4 पॉइंट इसका एजेंडा तैयार किया है कि अगर हम सारे प्रेसिडेंट जो इसमें इकट्ठे हुए हैं, जैसे ये MG नरेगा के प्रेसिडेंट हैं, ये होम गार्ड की प्रेसिडेंट हैं हमारी बहन कमला जी, ये NYC के प्रेसिडेंट हैं, NYC एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आसिफ जी, ये हमारे पास PHE के हैं, उसको लीड कर रहे हैं ये देविंदर जी, हमारे पास हेल्थ के हैं वो रोहित सेठ जी, और भी कई एसोसिएशन, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हमने इसका बहुत सारी डिमांड्स है, लेकिन ये जो फ्रंट है ये 4 डिमांड्स पे काम करेगा। 4 हमारी मुख्य डिमांड सरकार कल हल कर दे, इस फ्रंट को हम कल ही खत्म कर देंगे, अपने अपने बैनर तले हम फिर आगे चलेंगे। पहली इसकी डिमांड है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर काम समान करते हैं, जैसे हमारे घर में ही कोई मजदूर 2 काम करते हैं, तो हम बोलेंगे जी उन्होंने पूरा 8 घंटे काम किया है, हम बोलेंगे कि एक को हम 1000 रुपया देंगे, दूसरे को हम 500 रुपया देंगे या 200। बराबर काम बराबर वेतन, समान काम समान वेतन। सरकार ने बहुत से कर्मचारी ऐसे लगाए हैं पढ़े लिखे जिनको सिर्फ 1000 रुपया, 2000 रुपया, जैसे NYC में है, रैबरे खेल में है, नरेगा में है, होम गार्ड हैं, SPOs हैं, आंगनबाड़ीज़ हैं, आशा वर्कर्स हैं, PHE हैं, डेली वेजर्स हैं, हमारे दूसरे हेल्थ में लगे हैं, हमारे कॉलेज में लगे हुए हैं। तो इन सब के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क सबके लिए होना चाहिए। ये हमारी पहली डिमांड सरकार से रहेगी। दूसरा जो इसका एजेंडा हमने तय किया है कि जितने भी लोग हमारे रेगुलर नहीं हुए हैं, जिनकी अभी सर्विस बुक्स नहीं बनी हुई है, सरकार को उनके लिए रेगुलर पॉलिसी एक बनानी चाहिए। अगर सरकार के पास पब्लिक सर्विस कमीशन है, SSR भी है, वो किसके लिए बनाई है उन्होंने? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतना खर्चा वहाँ पे उन्होंने किया है। अगर आपके पास पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग करता है, प्लम्बर की डिग्री करता है, आप कराओ ही इतने लोगों को जितनी आपके पास पोस्टें हैं, आप कराओ नहीं ज़्यादा लोगों को। अगर आपके पास जम्मू कश्मीर में 2000 प्लम्बर की ट्रेनिंग करता है, उनको लगा दो, एडजस्ट कर दो, परमानेंट जॉब दो उनको। आप मेडिकल की ट्रेनिंग उन्हीं बच्चों को कराओ जितनी आपके पास पोस्टें चाहिए आपको, आप उनको एडजस्ट कर दो। पढ़ लिख के जहाँ ऐसे फिरना है, घूमना है लोगों ने, और इतने छोटे छोटे उनको पैसे मिले हैं। तो दूसरी हमारी डिमांड है कि रेगुलेशन पॉलिसी जो है ये सबके लिए शीघ्र होनी चाहिए, और आने वाले समय में ये कंट्रैक्चुअल, कंसोलिडेटेड, डेली वेजर्स, ये शब्द खत्म होने चाहिए। सीधा परमानेंट एक पढ़े लिखे बच्चे को लगाना चाहिए।
तीसरी बहुत बड़ी डिमांड मैं आपके माध्यम से भी ये करना चाहूँगा कि सरकारें बंद कमरे में कितने बड़े बड़े फैसले खुद ले लेते हैं अपने हित में। सरकार में जो बैठे हुए लोग होते हैं वो भूल जाते हैं शायद कि हमें लोगों ने चुना है, लोगों में वो बीह की तरह मांगते हैं जब उनको चुनाव के समय में, और जब वो कुर्सियों में बैठते हैं तो मुझे लगता है वो सारा कुछ भूल जाते हैं। और यही हुआ कर्मचारियों के हित में, जो तीसरी डिमांड हमारी है वो इसी से रिलेट है। कर्मचारियों के हित में सरकार ने पेंशन को बंद कर दिया। जब कर्मचारी रिटायर होते हैं 60 साल के बाद, उसका एक ही सारा होता है कि बुढ़ापे में वो अपने परिवार का पालन पोषण, जहाँ बुढ़ापे में 60 साल के बाद तो बीमारियाँ भी थोड़ी थोड़ी आस्ता आस्ता शरीर जो है वो बूढ़ा होने लगता है, थोड़ी दवाई शवाई भी लेनी पड़ती है, तो उसके लिए एक पेंशन का सारा होता है। और सरकार ने वो भी 2010 में जम्मू कश्मीर में बंद कर दिया, जबकि एक्स MLA एक्स MPs पूरी पेंशन ले रहे हैं। वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, वो कौन से इतने बड़े काम कर जाते हैं कि उनको पूरी उम्र पेंशन देनी है। और हमारे देश में लगभग अरबों रुपए पेंशन के लिए सरकार इनको दे रही है, जो एक्स MLAs एक्स MPs, चाहे वो लोकसभा के हैं, चाहे वो राज्यसभा के हैं, या MLAs विधानसभा के हैं, जितने भी हैं। जब ये लोग बनते हैं, चलो ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनते हैं, आते हैं, इलेक्ट होकर इनकी सैलरी बनती है, लेकिन जब ये एक्स इनके पीछे लगता है तो मुझे नहीं लगता इनको पेंशन की ज़रूरत है। अगर इनको पेंशन देनी है तो फिर कर्मचारियों के हित में भी पेंशन को बहाल करना होगा। अगर हमें न्यू पेंशन में लाया गया है, उसका पैसा हमारा सारा शेयर मार्केट में जा रहा है, उस पैसे का हमें कोई पता नहीं है। आज अगर हमारा कोई कर्मचारी 1 लाख रुपए सैलरी लेने वाला रिटायर हो रहा है, उसको पेंशन मिल रही है 2 से 3 हज़ार। 1 लाख जो सैलरी ले रहा है, आप खुद सोचिए, 1 लाख सैलरी लेने वाला मुलाजिम, उसको 2000 पेंशन मिलेगी। तो सरकार को चाहिए या तो सभी के लिए पेंशन लाए, MLAs MPs की पेंशन को भी बंद करे, इसको भी NPS में लाए, या तो हमारे लिए OPS लाए, या इनके लिए भी NPS लाए। एक निशान, जैसे ये नारे देते हैं, एक निशान एक विधान एक कानून जो है वो सबके लिए होना चाहिए। तो ये NPS जो है ये बिल्कुल में ख़त्म होनी चाहिए। और तीसरी जो हमारी डिमांड यही है कि ओल्ड पेंशन 2010 में जो बंद की है, ये सबके हित में पुरानी बहाल होनी चाहिए। और चौथी जो हमारी डिमांड है, ड्यूटी बने हुए लगभग 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है, ड्यूटी पैटर्न पे जहाँ के कर्मचारियों को पे ग्रेड का फ़ायदा लाभ अभी तक नहीं दिया गया है। जहाँ पे ग्रेड जो है वो 250 से शुरू है, जबकि चंडीगढ़, दिल्ली जो दूसरी ड्यूटीज़ हैं, पांडिचेरी, वहाँ से कोई 4200 है, कोई 4800 है, 5। हम कहना चाहेंगे कि ड्यूटी पैटर्न पे जहाँ के कर्मचारियों के हित में भी वही पे ग्रेड इंप्लीमेंट किए जाए 5.5 लाख मुलाजमों को, कर्मचारियों को जो दूसरी ड्यूटीज़ में है। ये 4 पॉइंट एजेंडे पे हम सारे लोग बैठे हुए हैं और हम सरकार से यही अपील करते हैं कि बिना प्रोटेस्ट के, बिना प्रदर्शन के, बिना कुछ ख़राब हुए, क्योंकि ये सारे लोग मिले हैं, हम नहीं चाहते हम सारा सिस्टम ठप करें, लेकिन आपको भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि काम करने वाले हम लोग हैं। सरकार को तो नाम मिलते हैं, सरकारें तो अपना दावा ठोकती है, चाहे जिसी की है कि हमारा जी ये विभाग बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ काम कौन कर रहा है। और सरकार को चाहिए कि इसमें सरकारी नौकरियों को भी बचाए। OPS जो है ये पूरा निजी करना है, ये प्राइवेटाइजेशन है किस्म का, क्योंकि कर्मचारी, मैं एक कर्मचारी हूँ, मेरा पैसा अगर NPS का जो पैसा मेरा शेयर मार्केट में जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों में जा रहा है, क्यों? कर्मचारी का पैसा क्यों जाना चाहिए कंपनियों में, प्राइवेट? सरकार को चाहिए कि पूरा जो आप ये सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरियों को बंद किया जाए, ये मेहरबानी करके इसको बंद किया जाए और पढ़े लिखे लोगों को और ज़्यादा उनको परेशान ना किया जाए, और जल्दी से जल्दी जो हमारे ये 4 इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व किया जाए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इक्वल पे इक्वल वर्क की आपने बात की, ये आपने ऊपर से लेकर नीचे तक सबके लिए बात की कि छोटे कर्मचारियों का अलग, ऊपर वालों का अलग, कोई लाख रुपया ले रहा है, कोई 5000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, तो ये सारा आप चाह रहे हैं कि एक ही खाके में, एक ही उसमें धागे में पिरो दिए जाएँ? देखिए सर, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जैसे एक हमारे कोई कर्मचारी लगा है, PHE में बात कर लिए, परमानेंट लगा है, उसकी सैलरी है 50,000 रुपया, वो काम वही कर रहा है, वो PHE में जो काम करते हैं। और एक उसी के पैरेलल बिल्कुल एक डेली वेजर लगा है, उसकी सैलरी है 6,000 या 7,000, उसको भी 50,000 मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब है आप इनमें समानता चाहते हैं, ऊपर से नीचे जो सैलरी पैटर्न बने हुए हैं वो वैसे ही रहें? नहीं, सैलरी पैटर्न बने नहीं यहाँ, सैलरी पैटर्न। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि जो आप सैलरी एक एक्शन साहब को देते हैं वो हमें दीजिए, हम ये नहीं चाहते हैं कि जो सैलरी गवर्नर साहब ले रहे हैं वही हमें दीजिए, जब हमारे DC ले रहे हैं। लेकिन कम से कम एक, जैसे अगर MG नरेगा में हमारा एक पंचायत सेक्रेटरी होता है, जिसको हम ग्राम सेवक बोलते हैं, होता है, वो परमानेंट होता है, उसकी सैलरी 50-60 हज़ार रुपये होती है।
और वहीं पे पढ़ा लिखा उससे ज़्यादा क्वालिफाइड बच्चा हमारा भाई लगाया हुआ है, उसको डेली वेजर की तर्ज पे रखा हुआ है, उसकी सैलरी यही है 3-4 हज़ार रुपये, आप उसको भी उसके बराबर लाइए, काम बराबर। मैंने ये कहा कि समान काम समान वेतन, अगर वो काम बराबर कर रहे हैं, जैसे एक शिक्षक है, जैसे मैं शिक्षक हूँ, जब मुझे लगाया गया मुझे 1500 रुपया दिया गया सैलरी, मेरी पहली सैलरी थी 500 के 3 नोट, और उस समय जो टीचर मेरे साथ होते थे जो परमानेंट, उनको 20,000 मिलता था। तो ये हमारा कहने का मकसद है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे कर्मचारी किसी भी विभाग में समान काम करते हैं, एक बराबर काम है उनका, तो उनकी सैलरी में फर्क नहीं होना चाहिए। अदालत भी कहती है, ऑनरेबल कोर्ट भी कहती है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए और सरकार को ये शीघ्र इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर अगला स्टेप क्या रहेगा आप लोगों? फ्रंट के सारे लीडर हैं, सलाह मशवरा करेंगे। ट्रेड यूनियन में एजिटेशन जो है वो एक हमारा राइट है, हम उस फाइट कर सकते हैं, और ये एक लास्ट हथियार है। पहले तो मैंने पहले कहा, जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर इसको मजबूत करने के लिए, इस समाज को अच्छा बनाने के लिए, सुख शांति यहाँ बनी रही, हर चीज़ों को कर्मचारियों का बहुत बड़ा रोल है। कर्मचारियों ने यहाँ पे रोल प्ले किया है, यहाँ किसी कोई सियासी दलों ने नहीं किया, ये सिर्फ बातें करते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हम लोग सड़कों में आए, हम प्रदर्शन करें, लेकिन आज आपको पता होगा हमारे कितने नौजवान जो एम्प्लॉई है जिनकी डेथ हो गई, उनके घर वालों को नौकरियाँ नहीं मिली, बिजली विभाग के लोग हैं, PHE के लोग हैं। कभी कोई स्टेटमेंट सुनी किसी आपने मंत्री की, किसी इनके घर को भी नौकरी दी जाए, इनको कुछ मिलना चाहिए। और वो लोग हमारे काम करते करते, कोई घर में उन्हें कोई बीमार थे, वो काम वो सरकार का काम कर रहे हैं। सरकारें कहती है कि जनाब हर एक घर में हमने बिजली पहुंचा दी, वो बिजली किसने पहुंचाई है, वो बल्ब किसने लगाया है, वो खंभा किसने लगाया है। सरकार कहती है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पानी पहुंच गया है, वो पाइपें किसने लगाई हैं। सरकार कहती है लिटरेसी रेट बहुत बढ़ रहा है, जहां पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं उनको, ये पढ़ा रहे हैं राजनीतिक दल। अगर हम लोग काम कर रहे हैं, हम अगर समाज को अच्छा बनाने में लगे हैं, तो हमें मजबूर ना करें सड़कों में आने के लिए। अगर हम लोग सड़कों में आगे 5.5 लाख मुलाजम की अगर आप कैलकुलेशन करेंगे परिवार, तो ये थोड़े से लोग बचेंगे राजनीतिक दल, बाकी तो हम बचे सारे लोग। देखेंगे फिर क्या होगा अगर मसले हल नहीं करते हैं, कोई रणनीति हम आने वाले दिनों में बनाएंगे। एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आप सभी अपनी अपनी एसोसिएशंस के प्रधान हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जो मांगे हैं वो मानी जाएं, लेकिन रिजल्ट मिला आपको? देखिए, हम जब से संघर्ष कर रहे हैं ना, संघर्ष हमारी छोटी छोटी जो इश्यूज़ हैं, कुछ अपने अपने लेवल पे जो लोग हम लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमें मिलना चाहिए, अगर हमें मिला होता तो हम इधर नहीं बैठते आज। अगर हमें मिला होता, अगर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जैसे मैंने कहा, रेगुलाइजेशन पॉलिसी जैसे मैंने कही, ये बहुत ज़रूरी है। कंट्रेक्चुअल पे देखो, हमारे इधर कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स इन्होंने लगाए थे, वो धरने करते रहे और आखिर में वो घर चले गए। एक पढ़े लिखे आपने हमारे भाई बहन साथी को अपने कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स लगा के 10 साल नौकरी लेके उसको निकाल देना है। हम आप सोच सकते हैं कि किस तरफ ये राजनीतिक दल जो सत्ता में आने के लिए समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं। अगर एक कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, मैं समझता हूँ एजुकेशन सेक्टर जो होता है पूरे समाज के अंदर सबसे एक बैकबोन होता है, शिक्षा, शिक्षित होना, उसी से बढ़ चढ़ के आगे सारे जाते हैं। ये इन्होंने तो उसको नहीं बख्शा इन्होंने। इसलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि अगर हमें जो हमने डिमांड्स रखी हैं, 4 जो इश्यूज मेन रखे हैं, इसके ऊपर अगर शीघ्र सरकार ने कोई गौर नहीं किया तो हम बहुत बड़ी रणनीति बनाएंगे और इसके लिए पूरा प्लानिंग हमारी शुरू हो गई है। आज जो हमने ये फ्रंट तैयार किया है, ये 6 महीने से प्लानिंग चल रही थी, इसको हम 6 महीने से प्लान कर रहे हैं। और कोरोना की वजह से, मैं यहाँ ये भी बताऊँ, कोरोना की वजह से हमने यहाँ थोड़े से लोग बुलाए, अदरवाइज हमने रखा था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमने 100 लोगों को बुलाना था, सिर्फ इसकी अनाउंसमेंट के लिए। अगर जम्मू के डिस्ट्रिक्ट से, हर एक जम्मू डिवीज़न से, हर डिस्ट्रिक्ट से 100 लोग आते, तो यहाँ 1000 लोगों ने सिर्फ अपना एक यूनिट तैयार करना था, हमने ये प्लान किया था। लेकिन कोरोना जो है ये अभी चल रहा है, अभी आस्ता आस्ता इसकी स्पीड जो है, तो जैसे ये ठीक होता है हम रणनीति बनाएंगे और सरकार से हम हक जो है अपना छीन के लेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सरकारी कर्मचारियों के जो परेशानियां हैं इन्होंने रखी हैं सामने, 4 मुख्य मांगे रखी हैं और सरकार को हमें लगता है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो जैसे ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ी रणनीति जो है ये बना रहे हैं, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, तो आगे चलकर क्या रिज़ल्ट निकलेगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार इस इनके यूनाइट होने पर अब क्या इनिशिएटिव लेती है ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी आप देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।